हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल एसएससी क्लियर विद आईएएस। चलिए आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एनालॉजीज़ के कुछ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स भी ज़रूर देखे होंगे, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो फिर वीडियो को अंत तक देखिए, आपको काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, काफ़ी कुछ सीखने और जानने को मिलेगा। और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल का बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो लेक्चर और बहुत ही मज़े के साथ एंजॉय करते हैं इन सभी क्वेश्चंस को, और लास्ट तक आराम से पेशेंस रख करके क्वेश्चंस को आप इजीली समझने की कोशिश करिएगा। आपके आने वाले सभी अपकमिंग एग्जाम्स में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, चाहे वो आपका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एमटीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो फिर और कोई अनदर यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्ज़ाम हो, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, क्योंकि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की डिमांड रीजनिंग तो है ही। रीजनिंग से आप बच नहीं सकते, कोई भी एग्जाम देने बैठेंगे तो रीजनिंग तो आपको हर एक एग्जाम में चाहिए होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि कॉन्वॉय का जो रिलेशनशिप के साथ है, डेपुटेशन का वही रिलेशन किसके साथ होगा। तो सबसे पहली बात तो आप जानते होंगे कि एनालॉजी क्वेश्चन में क्या होता है कि दो वर्ड्स दिए होते हैं, उनमें से एक वर्ड का रिलेशन दूसरे के साथ होता है, फिर तीसरा वर्ड देके चौथा वर्ड हमसे पूछा होता है कि बताइए चौथे वर्ड को क्या, कौन सा ऐसा अप्रोप्रिएट वर्ड इस जगह पर आ जाना चाहिए ताकि थर्ड वर्ड का चौथे वर्ड के साथ वही रिलेशन बने जो फर्स्ट वर्ड का सेकंड वर्ड के साथ है। तो देखिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा गया है आपको कि कॉन्वॉय का जो रिलेशन, ठीक है ना, स्पेलिंग है CONVOY, भूलिएगा नहीं। कॉन्वॉय का जो रिलेशन आपका किसके साथ है, शिप के साथ, ठीक है ना, शिप्स के साथ है, ठीक है ना, वही रिलेशन डेपुटेशन का किसके साथ होने वाला है। ऑप्शंस भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए ऑप्शन में आपको दिया गया है सबसे पहली बात वोटर्स, ठीक है ना, पहला दिया गया है वोटर्स, दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेटिव, ओके। थोड़ा सा स्पेलिंग ध्यान से देखते जाइएगा। रिप्रेजेंटेटिव मतलब राइटिंग थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन स्पेलिंग भी सही रहेगी, ठीक है ना। तो रिप्रेजेंटेटिव में क्या होगा आपका पॉलिटी, और फिर दूसरा दिया गया आपको क्या, पॉलिटिशियन, ठीक है ना, पॉलिटिशियंस, ठीक है। और चौथे ऑप्शन में आपको दिया गया है राइटर्स मतलब, अब देखिए इन सबके मीनिंग समझने हैं। तो सबसे पहली बात तो आप समझिए कि कॉन्वॉय का मतलब होता है क्या हिंदी में, कॉन्वॉय का मतलब होता है रक्षक दल, और शिप मतलब होता है पानी का जहाज, आप जानते ही होंगे, ठीक है ना। तो पानी के जहाज को हम लोग शिप कहते हैं, तो ये तो समझ में आ गया। डेपुटेशन मतलब क्या होता है, डेपुटेशन मतलब ये दल होता है, ठीक है ना, लेकिन ये किस चीज़ किन का दल होता है, बस आपको ये देखना है कि नेताओं का दल होता है या लेखकों का दल होता है या फिर आपका वोटर्स मतदाताओं का दल होता है। वोटर मतलब मतदाता, रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधि, ठीक है ना, प्रतिनिधि। तो आपने जरूर ये वर्ड सुना होगा कि अभी हमारा डेपुटेशन जर्मनी गया है, या इंडिया ने अपना एक डेपुटेशन जो है वो यूएसए भेजा है, या इंडिया ने अपना एक डेपुटेशन जो है वो कनाडा भेजा है, कहीं भी किसी भी देश में। तो डेपुटेशन क्या होता है, डेपुटेशन होता है इंडिया ने जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को वहां भेजा है, यानी कि इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन लोगों को वहां भेजा गया है उनके दल को डेपुटेशन कहा जाता है। देखिए कन्वॉय जो होता है वो शिप्स पर मौजूद होते हैं, मतलब रक्षक दल को, जहाजों के रक्षक दल को कहा जाता है कॉन्वॉय, ठीक है ना, CONVOY, कॉन्वॉय। ये बहुत काम की बात है, आपको वर्ड्स भी एक नए नए वर्ड्स मिल रहे हैं। तो कॉन्वॉय मतलब पानी के जहाजों पर जो रक्षक दल होते हैं उसको कॉन्वॉय कहते हैं, और प्रतिनिधियों का जो मंडल होता है उसको, रिप्रेजेंटेटिव्स का जो दल होता है, रिप्रेजेंटेटिव्स यानी प्रतिनिधि लोगों का जो दल होता है उसको हम लोग डेपुटेशन कहते हैं। क्लियर है। तो वोटर्स के दल को नहीं कहते, पॉलिटिशियंस के दल को नहीं कहते, राइटर्स के दल को नहीं कहते। कुल मिला के आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि आपका टैनिंग का जो रिलेशन लेदर के साथ है वही रिलेशन, देखिए टैनिंग का रिलेशन दिया गया है आपका लेदर के साथ, और फिर पूछा गया है कि वही सेम रिलेशन पायरोटेक्निक्स का किसके साथ होगा, ठीक है ना। तो देखिए एक वर्ड तो है आपके पास टैनिंग, बड़े काम की बात है टैनिंग, ठीक है ना, और उसी के साथ रिलेशन दिया गया किसका, लेदर का, ठीक है ना। तो टैनिंग का जो रिलेशन लेदर के साथ है आपको बताना है वही रिलेशन पायरोटेक्निक का, ठीक है ना, ठीक है ना, पायरोटेक्निक, ठीक है, TECH
ठीक है ना, TECHNIQUE, ओके। पायरोटेक्निक का जो रिलेशन, वो रिलेशन बताइए किसके साथ होगा। और ऑप्शन में आपको दिया गया क्या क्या, पहला ऑप्शन दिया गया है आप लोगों को वूल, वूल मतलब ऊन, ठीक है ना, आप समझ गए होंगे, वूल मतलब ऊन, ठीक है ना। और दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है फायरवर्क्स मतलब पटाखे, ठीक है ना, फायरवर्क्स तो जानते ही होंगे पटाखे होते हैं, ठीक है ना। और तीसरे ऑप्शन में आपको दिया गया बॉम्ब्स, ठीक है ना, यानी कि बम, ये हिंदी में इसको बम कहते हैं, वैसे बॉम्ब्स बोलते हैं, ये यहाँ पर पटाखे हो गया आपका। और ये वूल मतलब जो है वो आपका क्या हो गया, ऊन। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है क्या, मशीनरी, मशीनरी, ठीक है ना, मतलब उपकरण, ठीक है ना। मशीनरी को हिंदी में क्या कहते हैं, उपकरण। ये ध्यान देने वाले वर्ड्स हैं, यही सेम वर्ड आपके MACHIEN है ना, मशीनरी, ठीक है। तो मशीनरी का जो वही रिलेशन बताइए आपको किसके साथ बताना है, CHINERY, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहली बात, टैनिंग एक प्रोसेस होता है जो कि लेदर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। टैनिंग एक प्रोसेस है जो कि लेदर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और पायरोटेक्निक भी एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, ठीक है ना। पायरोटेक्निक एक प्रक्रिया का नाम है जो कि यूज की जाती है किसके लिए, फायरवर्क्स के लिए, मतलब पटाखे बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इसका मतलब पायरोटेक्निक का जो रिलेशन टैनिंग का लेदर के साथ होगा, वही रिलेशन पायरोटेक्निक का फायरवर्क्स के साथ है, मतलब पटाखों के साथ है। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया कि शार्क का जो रिलेशन फिश के साथ है, शार्क का जो रिलेशन फिश के साथ है, वही रिलेशन लेवेंडर का किसके साथ होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात आपको दिया गया एक वर्ड शार्क, और दूसरा वर्ड दिया गया आपको फिश, और फिर तीसरे वर्ड में आपको एक वर्ड दिया गया है LA वाला, ठीक है ना, LAVENDER, लेवेंडर, ठीक है ना, लेवेंडर, ओके। तो ये रिलेशन आपको बताना है कि ये किसके साथ होगा। तो पहले मैं आपको कुछ ऑप्शंस दे देता हूँ, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है श्रब, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन दिया गया है आपको ट्री, अच्छा हाँ ठीक है, ट्री दिया है, मुझे कुछ और लग रहा था, ठीक है ना, ट्री दिया है। फिर तीसरे में दिया गया आपको हर्ब, ठीक है ना। और डी दिया गया है आपको ऑप्शन में क्लाइंबर। क्लाइंबर मतलब कौन होते हैं आप जानते होंगे ना, क्लाइंबर पर्वतारोही, चढ़ने वाले, ठीक है ना, चढ़ने वाला। पहली बात तो क्लाइंबर मतलब जो किसी जगह पर चढ़ता हो, जैसे पहाड़ वगैरह पर चढ़ने वाला, है ना, पर्वतारोही, माउंटेनियर जो होते हैं, ठीक है ना, वो क्लाइंबर होते हैं। हर्ब मतलब क्या होता है, हर्ब आपने सुना होगा ना, हर्ब, हर्बल, हर्बल इसी से बना है, ठीक है ना। हर्ब मतलब क्या होता है, जड़ी बूटी, और हर्बल मतलब जो जड़ी बूटियों से बनाया जाए उसको क्या कहते हैं, हर्बल, ठीक है ना। यही सब पकड़ना है, यही सब समझना है। देखिए कितने मजे के साथ चीजें समझ में आ रही है। हर्ब मतलब क्या होता है, जड़ी बूटी, ठीक है ना, जो हकीमों के लिए इस्तेमाल, हकीम यूज करते हैं ज़्यादातर। ट्री मतलब पेड़, और श्रब मतलब होती है झाड़ी, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए शार्क क्या है, शार्क एक मछली है। शार्क मछली तो है, मछली का नाम, एक मछली एक किस्म है, मछलियों की एक किस्म शार्क भी होती है। तो इसका मतलब शार्क एक फिश है। तो वैसे ही लेवेंडर क्या है, लेवेंडर पेड़ है या जड़ी बूटी है या झाड़ी है या चढ़ने वाला है, क्या है, चढ़ने वाला कट कर दो। ये तीन आपको लग रहे हैं साफ साफ कि जैसे भाई शार्क एक मछली है, वैसे ही लेवेंडर क्या है, तो लेवेंडर जो होती है वो झाड़ी होती है, झाड़ियों का नाम होता है, ठीक है ना, एक झाड़ी की एक किस्म होती है लेवेंडर, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा कि जो रिलेशन शार्क का फिश के साथ है, वही रिलेशन आपका लेवेंडर का शर्ब के साथ होगा, ठीक है ना, समझ में आई, श्रब के साथ, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि बटर का जो रिलेशन मिल्क के साथ है, अब तो ये तो सुन के ही समझ में आ गया होगा, बटर का जो रिलेशन मिल्क के साथ है, वही सेम रिलेशन आपको बताना है कि बुक का किसके साथ होगा, ठीक है ना। बुक का वही रिलेशन किसके साथ होगा। ऑप्शंस भी चलिए दे देता हूँ, वैसे तो ये आसान क्वेश्चन है, आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है ना। पहली बात इसने दिया ऑथर, दूसरे नंबर पे आपको इसने दिया प्रिंटिंग। अब देखिए वर्ड तो सारे ऐसे हैं जो कि बुक से रिलेटेड हैं, वर्ड सारे ऐसे हैं जो बुक से रिलेटेड हैं, ठीक है ना, जैसे चैप्टर। और चौथे ऑप्शन में दिया गया है आपका पेपर, पेपर मतलब कागज, ठीक है ना। अब देखिए आपको लगेगा यार सारे वर्ड तो मिलते जुलते ही हैं, मतलब बुक से इन सब का रिलेशन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमें सबका रिलेशन थोड़ी ना देखना है, हमें तो वो रिलेशन देखना है जो बटर का मिल्क के साथ है, वही रिलेशन बुक का किसके साथ है। तो ऑथर मतलब तो लेखक होता है, तो लेखक तो किताब लिखता है। देखिए रॉ मटेरियल क्या है, बटर का रॉ मटेरियल क्या है, मक्खन दूध से बनता है, यानी दूध की जरूरत पड़ती है मक्खन को बनाने के लिए। वैसे ही किताब को लिखने के लिए, छापने के लिए, प्रिंटिंग मतलब छापना, चैप्टर मतलब अध्याय। अब किताब के लिए कम से कम कागज नहीं होंगे तो ये सारी चीजें क्या, इनसे क्या होना है,
कागज का होना जरूरी है ना, तो रॉ मटेरियल, किताब में यूज होने वाला रॉ मटेरियल क्या है, पेपर है, मीन्स कागज है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा आपका कि बटर का जो रिलेशन मिल्क के साथ है वही सेम रिलेशन बुक का किसके साथ होगा, कागज के साथ होगा। देखिए मेरी बात समझने की कोशिश करिए कि आप जेन्युइनली अगर पढ़ना चाहते हैं और आप कम समय में ज़्यादा चीज़ें कवर करना चाहते हैं तो फिर इधर उधर की बातों पर फोकस ना करिए, बस आराम से मज़े के साथ पढ़ाई करते रहिए। आप देख भी रहे होंगे कि लगातार बस पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, इधर उधर की बातें नहीं करनी है, ना करनी चाहिए, ठीक है ना। आपको बस पढ़ाई फोकस करना है, उस पर फोकस करिए। मतलब हर बार वही, अब की बार एसएससी पार, अब की बार एसएससी पार, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई कार का जो रिलेशन पेट्रोल के साथ है, देखिए कार का जो रिलेशन पेट्रोल के साथ है वही सेम रिलेशन बताना है आपको कि वही सेम रिलेशन टेलीविज़न का किसके साथ होगा, ठीक है ना, टेलीविज़न का किसके साथ होगा। ओके चलिए मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ। पहली बात तो आप समझ गए होंगे वैसे देखकर ही, आप खुद ही बताइए कार का पेट्रोल से क्या रिलेशन है, आप खुद बताओ। कार का पेट्रोल से रिलेशन है सर, कार पेट्रोल से चलती है, मतलब कार को चलाने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जिस ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है वो कहाँ से आती है, पेट्रोल से आती है। वैसे ही टेलीविज़न को चलाने के लिए जिस ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आपका टेलीविज़न चलता है ना भाई बिजली से चलता है टेलीविज़न, ठीक है ना, बैटरी से चलता है, तो मतलब कुल मिलाकर इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। और ऑप्शन में आपको दिए गए हैं, पहला दिया गया है ऑप्शन में ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन मतलब होता है प्रसारण, ठीक है ना, ट्रांसमिशन, ठीक है। तो पहली बात तो ट्रांसमिशन दिया है, उसको हटा दीजिए आप, क्यों, क्योंकि प्रसारण से क्या लेना देना है उसका, है ना, ऐसा वाला लेना देना नहीं है। टेलीविजन पे प्रसारण होता है, ये बात सही है, टेलीविजन का रिलेशन प्रसारण के साथ भी है, लेकिन वो वाला रिलेशन नहीं है जो कार का पेट्रोल के साथ है। दूसरा दिया आपको एंटरटेनमेंट, ठीक है ना, तो एंटरटेनमेंट का रिलेशन भी आपका, यानी कि आनंद या कुछ भी कह लो आप इस पे, ठीक है ना, ठीक है। तो एंटरटेनमेंट का रिलेशन भी होता है, बात सही है, मनोरंजन का रिलेशन भी उसके साथ होता है, ठीक है ना, लेकिन वो रिलेशन है कि नहीं है वो देखना आपको। फिर दिया गया है आपको एक एंटीना, ठीक है ना, एंटीना का रिलेशन भी आपका टेलीविजन से होता है, लेकिन क्या वो रिलेशन है जो हम चाह रहे हैं। तो फिर क्या दिया गया आपको, एक और रिलेशन दिया गया इलेक्ट्रिसिटी। देखिए यहाँ दिया गया इलेक्ट्रिसिटी, तो साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि भाई साहब हाँ इलेक्ट्रिसिटी जो रिलेशन है ना वही सही है, ठीक है ना। विद्युत, देखिए इलेक्ट्रिसिटी का हिंदी मीनिंग होता है कि आपका विद्युत। तो कार जो है वो पेट्रोल से चलती है, उसी तरह टेलीविजन जो है वो विद्युत से चलता है, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। इसलिए ये तीनों भी रिलेशन तो रखते हैं टेलीविजन के साथ, पर वो रिलेशन नहीं रखते जो कार पेट्रोल के साथ रखती है। बस यही पकड़ना है कि पहले वाले पेयर में क्या रिलेशन है ना, तो वही सेम रिलेशन दूसरे पेयर में अप्लाई करना है। ये नहीं कि पता लगा कुछ भी रिलेशन आया तो आपने कहा अरे भाई हाँ टेलीविजन पे प्रसारण होता है, तुरंत पहला ही ऑप्शन देखा, पहले ऑप्शन को टिक करा और तुरंत जो है ना आपने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया, मतलब जो मिलने वाला था वो तो मिला ही नहीं, और साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग हो गई अलग से, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं काम करना है, ठीक है। देखिए तो अभी फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई जो रिलेशन आपका पिग का फैरो के साथ है, ठीक है ना, देखिए क्या रिलेशन दिया गया है, ये वर्ड दिया गया है कि पिग का जो रिलेशन फैरो के साथ है, फैरो, वही रिलेशन आपका डॉग का किसके साथ होगा, ठीक है ना, डॉग का किसके साथ होगा। देखिए पिग का जो रिलेशन फैरो के साथ है, पहली बात मैं आपको बता दूं, पिग और पिग के बच्चे को कहा जाता है फैरो, पिग के बच्चे को कहा जाता है फैरो। तो आप खुद बताइए कुत्ते के बच्चे को क्या कहा जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन दिए गए हैं आप लोगों को, पहला दिया गया है मेयर, मेयर मतलब तो खरगोश होता है, ठीक है ना, तो पहला हो गया गलत आपका बी। दूसरा मेयर मतलब घोड़ी होती है, ठीक है ना, हाँ मेयर मतलब आपका हो गया घोड़ी, ठीक है ना। और दूसरा आपको दिया गया है पपी, ठीक है ना, पपी दिया गया है, तो आप समझ गए होंगे बस यही होता है कुत्ते का बच्चा, तो इसमें तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना। कुत्ते के बच्चे को क्या कहा जाता है, पप्पी कहा जाता है। वैसे ही पिग के बच्चे को क्या कहा जाता है, फैरो। बस ये ध्यान रखना है कि पिग के बच्चे को फैरो कहा जाता है। और फिर तीसरा ऑप्शन दिया गया था बिच, कोई मतलब नहीं, बिच मतलब कुतिया होता है, ठीक है ना, उससे उसका वो वाला रिलेशन तो नहीं है। और फिर तीसरा दिया कॉल्ट, कॉल्ट मतलब बछड़ा, हाँ ये भी एक वर्ड है, लेकिन ये किसका है। अब देखिए अगर वो पूछता है यहाँ पर पिग का जो रिलेशन फैरो के साथ है, डॉग का भी रिलेशन किसके साथ होगा, तो हमने कहा पिग के बच्चे को कहा जाता है फैरो, वैसे ही डॉग के बच्चे को कहा जाता है पप्पी। तो फिलहाल तो ये सही है आंसर, लेकिन अगर डॉग की जगह यहाँ काऊ आ जाता तो काऊ के बच्चे को क्या कहा जाता है,
कॉल्ट कहा जाता है। कॉल्ट, कॉल्ट मतलब होता है बछड़ा। देखिए अब ये वर्ड आपने वैसे तो सुने होंगे बछड़ा, लेकिन जरा सोचोगे अगर एक बार ना, वाह यार क्या गजब वर्ड मिला है ना। बछड़े को क्या कहते हैं इंग्लिश में? कोल्ट, COLT, कोल्ट। कोल्ट मतलब बछड़ा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखने वाली बात, अगर यहाँ पर आपका काऊ होता तो फिर कोल्ट आता आंसर, लेकिन डॉग है तो पप्पी आ गया, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में इसने कहा है कि नॉल का जो रिलेशन हिल के साथ है। देखिए कितने बढ़िया बढ़िया वर्ड हैं ये सब, ठीक है ना, काफ़ी मज़े के वर्ड हैं, काफ़ी बढ़िया वर्ड है, ठीक है ना। इसमें कहा गया नॉल का जो रिलेशन हिल के साथ है, वही सेम रिलेशन आपको बताना है कि एक्लॉग का किसके साथ होगा, ठीक है ना। ECLO, ठीक है ना, GUE, ये स्पेलिंग होती है आपकी एक्लॉग की। नॉल मतलब क्या होता है? देखिए सबसे पहली बात मैं आपको हिंदी मीनिंग बता देता हूँ नॉल के। नॉल मतलब होता है टीला, ठीक है ना। टीले टाइप के देखो ना, आपने कहते हो यार टीला है यहाँ पर, यहाँ टीला बना दिया है, ठीक है ना। तो टीले को इंग्लिश में कहते हैं नॉल, KNOLL, नॉल। नॉल मतलब टीला, और हिल मतलब क्या होती है आपकी पहाड़ी, ठीक है ना, पहाड़ी। और एक्लॉग मतलब होता है आपका क्या? गीत, है ना। एक्लॉग मतलब गीत होता है, हाँ सही बात, ठीक है ना। तो एक्लॉग मतलब गीत। तो आपका ये पूछा है कि बताइए अब इसके साथ किसका रिलेशन होगा। तो पहले मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। पहला ऑप्शन दिया गया आपको पोएम, दूसरा ऑप्शन दिया गया है आपको म्यूजिक, है ना, म्यूजिक, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है आप लोगों को ड्रामा, और फिर ड्रामा, और चौथा ऑप्शन दिया गया है आप लोगों को ब्लाड, ठीक है ना, BALLAD, ब्लाड। ब्लाड मतलब एक सादा गाना होता है, ठीक है ना। सादे गाने जो होते हैं बिना म्यूजिक वगैरह के, उनको ब्लाड कहते हैं। और आपका जो ड्रामा है, ड्रामा मतलब होता है नाटक, ठीक है ना। तो ये हो गया। और म्यूजिक मतलब होता है आपका संगीत, और फिर पोएम मतलब होता है आपका एक कविता, ठीक है ना। तो पहले आप बात समझिए कि बताइए नॉल का जो रिलेशन हिल के साथ है, नॉल का जो रिलेशन हिल के साथ है, एक्लॉग का वही रिलेशन किसके साथ होगा? तो हम कहेंगे भाई नॉल मतलब टीला, और पहाड़ी मतलब पहाड़ी, हिल मतलब पहाड़ी। तो छोटे छोटे टीले छोटे छोटे होते हैं, पहाड़ियाँ बड़ी होती हैं, टीलों से बड़ी पहाड़ियाँ होती हैं। वैसे ही एक्लॉग मतलब गीत छोटे छोटे होते हैं, है ना। जो गीत किसको गाया जाता है? जो नॉर्मली छोटे छोटे गाँवों वगैरह में गाया जाता है उनको गीत कहा जाता है। तो गीत छोटे होते हैं, पोएम्स जो होती हैं वो कविताएँ बड़ी बड़ी होती हैं, ठीक है ना। जो बड़े बड़े कवि जो कविताएँ लिखते हैं वो बड़ी होती हैं। तो इसका मतलब गीत का ही एक बड़ा रूप जो है वो पोएम होता है। जैसे टीले का बड़ा रूप आपका पहाड़ी होता है, वैसे ही आपका गीत का एक बड़ा रूप जो है वो पोएम होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है ना, अगले क्वेश्चन में आपको दिया गया कि रिसेप्शनिस्ट का जो रिलेशन ऑफिस के साथ है, वही रिलेशन हॉस्टेस का किसके साथ होगा। देखिए ये वर्ड बड़ा अच्छा है, ठीक है ना, तो आप समझिए इसको, ठीक है ना। इसमें कहा गया है क्या? रिसेप्शनिस्ट, ठीक है ना, रिसेप्शनिस्ट, ठीक है ना। रिसेप्शनिस्ट का जो रिलेशन आपका किसके साथ है? ऑफिस के साथ है, ऑफिस, ठीक है ना। तो वही सेम रिलेशन आपका किसके साथ पूछा है? हॉस्टेस का पूछा है, ठीक है ना, HOSTESS, हॉस्टेस का किसके साथ होगा। और ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। पहला दिया गया है ऑप्शन आपको क्रू, ठीक है ना, CREW, क्रू, ठीक है ना। दूसरा दिया गया है आपको एरोप्लेन, ठीक है ना, एरोप्लेन, हवाई जहाज। और तीसरा दिया गया है आपको हवाई जहाज, ठीक है ना। और तीसरे ऑप्शन में यानी कि सी ऑप्शन में आपको दिया गया है हॉस्पिटल, और फिर दिया गया है ना, हॉस्पिटल। और फिर आपको चौथे ऑप्शन में दिया गया है एयरपोर्ट, मतलब हवाई अड्डा, ठीक है ना, एयरपोर्ट, हवाई अड्डा, ठीक है ना। एयरपोर्ट को हिंदी में हवाई अड्डा कहते हैं, ठीक है ना। चलिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो समझ में आ रहा होगा। अब आप सोचिए जरा सा ध्यान से, ठीक है ना। हॉस्पिटल को अस्पताल कहते हैं, ठीक है। तो रिसेप्शनिस्ट का क्या रिलेशन है ऑफिस से? ऑफिस में जनरली रिसेप्शनिस्ट पाई जाती है। रिसेप्शनिस्ट का काम होता है ऑफिस में असिस्टेंट प्रोवाइड करना। ऑफिस के अंदर आने वाले लोगों को एक असिस्टेंस प्रोवाइड करना किसका काम होता है? ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट का काम होता है। वही सेम काम आपका हॉस्टेस का होता है। एयर हॉस्टेस का किस में होता है? एयर होस्टेस का हवाई जहाज में होता है, मतलब एरोप्लेन में होता है, ठीक है ना। ये एरोप्लेन की स्पेलिंग यहाँ पर सही कर लीजिएगा, जल्दी में लिख दिया था, ठीक है ना। तो एरोप्लेन, हवाई जहाज। भाई खुद बताओ ना, ऑफिस में असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए रिसेप्शनिस्ट रखी जाती है, वैसे ही हवाई जहाज में यात्रियों को असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए एयर होस्टेस मौजूद होती हैं। तो हवाई जहाज सही आंसर होगा, एयरपोर्ट नहीं होगा, है ना। लग तो ऐसा रहा, देखो क्रू भी, एयरपोर्ट भी और एरोप्लेन भी, ये तीनों वर्ड हॉस्टेस से ऐसा लगता है मिलते जुलते हैं। क्रू भी आपका कहाँ पे पाया जाता है? एयरपोर्ट पे पाया जाता है। लेकिन हमें एयरपोर्ट से उसका मतलब नहीं देखना है, हमें ये देखना है इसका इसके साथ क्या रिलेशन है। तो हम कहते हैं कि भाई रिसेप्शनिस्ट का काम ऑफिस में होता है, लोगों को असिस्टेंस प्रोवाइड करना। बिल्कुल वैसे ही हॉस्टेस का काम जो है वो एरोप्लेन में होता है, यात्रियों को
असिस्टेंस प्रोवाइड करना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से बहुत मज़े के साथ समझ में आ गया होगा और आपने आज के इस वीडियो लेक्चर को बहुत एंजॉय किया होगा। अगर आपको वाकई में वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है और आपने वाकई में वीडियो लेक्चर पर अंत तक बने हुए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करने में ज़रा भी देर ना लगे अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। दूसरी बात, आप अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपकी तरफ से मिलने वाला प्यार, आपकी तरफ से मिलने वाला सपोर्ट हमें आगे की वीडियोस और आगे के अध्याय, आगे के चैप्टर्स बनाने में बहुत मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। आपका साथ हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। आप जुड़े रहेंगे तो हमें आगे के लिए मोटिवेशन मिलता रहेगा। चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है। वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग।